गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर तीन चीजें छुपी हुई हैं और वो चीजें क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है और सेट ऑफ कितने तरीके से होता है। साथ ही हमें समझना है कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड के रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस यानी कि हमारी अगर कोई पॉजिटिव इनकम नहीं होती, कोई नेगेटिव इनकम होती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है इनकम टैक्स के अंदर, ये हमें आज की क्लास में सीखना है। अब मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के साथ में। मान लीजिए कि मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है सर, मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका की इनकम है 3 लाख रुपीस। ठीक है, और मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी दूसरी भी है जिसका की मेरे पास में लॉस है 1 लाख रुपए। ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगी। ये दोनों क्या हो जाएंगी सर, आपस में एडजस्ट हो सकती हैं। ये दोनों आपस में, लॉसेस और इनकम आपस में एडजस्ट हो सकते हैं और रिजल्ट में मेरे पास में क्या आ जाता है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है सर 2 लाख रुपए। तो मैंने इसकी यहां पे क्या कर दी, एक प्रॉपर्टी के लॉसेस की एडजस्टमेंट कर दी। अच्छा, ये हमारे पास में पहला एग्जांपल था। ठीक है जी, ये नंबर 1 था। नंबर 2, थोड़ा और आगे बढ़ते। मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एक दूसरी हाउस प्रॉपर्टी थी और साथ ही मेरे पास में क्या था, मेरे पास में बिजनेस इनकम भी थी। बिजनेस इनकम, मेरी हाउस प्रॉपर्टी 1 से 1 लाख रुपए की इनकम थी, मेरी हाउस प्रॉपर्टी 2 से 2 लाख रुपए का लॉस था, नेगेटिव में लिख दिया यानी कि लॉस। और मेरी बिजनेस इनकम जो है वो कितनी है, मेरे पास में 2,60,000 रुपए ओपन में लिखा हुआ, इसका मतलब ये मेरी बिजनेस इनकम। ओके जी, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले पहले मैं इन दोनों को आपस में एडजस्ट करूंगा। एडजस्टमेंट होने के बाद में मेरे पास में क्या अमाउंट आ गया सर, 1 लाख रुपया नेगेटिव आ गया। अभी भी 1 लाख रुपए की नेगेटिव इनकम है क्योंकि मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी 1 थी वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। अब क्या करूंगा मैं, अब ये 1 लाख की जो लॉसेस हैं इसको अपनी बिजनेस इनकम से एडजस्ट करूंगा। तो मेरे पास में सर मेरी बिजनेस इनकम कितनी निकल करके आएगी, मेरी बिजनेस इनकम निकल करके आएगी सर 1,60,000 रुपए। ये हमने सीखा सर नंबर 1 और नंबर 2। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, कुछ और भी हुआ मेरे साथ ड्यूरिंग द ईयर। क्या हुआ, मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी 1 थी, हाउस प्रॉपर्टी थी जिससे कि मेरे को 40,000 रुपए की इनकम हुई, 40,000 रुपीज की। ठीक सर, और मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी सेकंड थी जिससे कि मेरे को लॉसेस हुए कितने के सर, 2 लाख रुपए के नेगेटिव इनकम हुई। और मेरी एक बिजनेस इनकम थी, मेरी ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस इनकम थी कितनी, बिजनेस इनकम थी सर 1 लाख रुपए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, पहले हाउस प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी 1 को एडजस्ट करूंगा आपस में, तो मेरे पास में कितना निकल करके आ जाएगा सर, 1,60,000 का लॉस निकल करके आ जाएगा नेगेटिव। अब मैं इसको क्या करूंगा, इससे एडजस्ट करूंगा अपनी बिजनेस इनकम को। बिजनेस इनकम को मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की और बिजनेस इनकम से भी ये लॉस मेरा एडजस्ट नहीं हो पाया। स्टिल मेरे पास में मेरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस,
मेरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस कितने हो गए? मेरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हो गए सर 160 माइनस 1, तो हमारे पास में यहां पे आ जाता है सर -60,000। स्टिल मेरे पास में 60,000 रुपए के लॉसेस प्रिवेल कर रहे हैं। अब क्या करूं सर? अब मैं काम करता हूं सर, मैं काम करता हूं, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन समझ लो जी। नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या था मेरे पास में, उस चीज को भी देख लो। नेक्स्ट ईयर में मेरे पास में हाउस प्रॉपर्टी की मेरी इनकम थी, हाउस प्रॉपर्टी की मेरी इनकम थी सर लेट्स से 60,000 रुपीज। ठीक है जी, और मेरी बिजनेस इनकम थी सर मान लीजिए 3 लाख रुपीज। तो अब ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये क्या हो गया सर, कैरी फॉरवर्ड हो गया मेरे पास से। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो गई सर, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई निल। अब मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है सर, मेरी टैक्सेबल इनकम है 3 लाख रुपए। यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को? तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया 60,000 रुपए से। 60,000 रुपए अगले साल की मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, उससे एडजस्ट हुआ पिछले साल का लॉस। और फिर उसके बाद क्या हुआ सर, बिजनेस इनकम जितनी थी, और कोई इनकम ही नहीं थी, बिजनेस इनकम थी 3 लाख रुपए, उससे ये एडजस्ट हो। सपोज अब मैं इसके अंदर थोड़े से ना चेंजेस लेकर के आता हूं, थोड़े से ना चेंजेस लेकर के आता हूं। क्या करता हूं मैंने इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कितना लिख दिया, मैंने इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को लिख दिया सर लेट्स से 40,000 रुपीज। अगर मेरी इनकम 40,000 रुपीज होती और मेरी बिजनेस इनकम 3 लाख रुपीज होती, तब क्या होता? तो सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये 60 लाख रुपए का लॉस इस हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो एडजस्ट होता, ठीक है, लेकिन रिमेनिंग जो 20,000 बचते वो बिजनेस इनकम के ऊपर एडजस्ट नहीं होते। टैक्सेबल इनकम कितनी होती सर मेरी, 3 लाख रुपए होती, यानी कि मेरी बिजनेस इनकम। तो सर फिर उस केस में क्या हो गया, 20,000 रुपए क्या हमारे डूब गए? नहीं बच्चों, ये 20,000 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गए टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, कितने, 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गए। सर ये कितने सालों तक ऐसा सिलसिला चल सकता है, ये हम देखेंगे, ये हम देखेंगे कि कितने सालों तक ये सिलसिला चल सकता है, ये काम कितने टाइम तक हो सकता है, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको नाम देना पड़ेगा। इनको क्या देना पड़ेगा जी, नाम देना पड़ेगा। इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं सर इंट्रा हेड, इंट्रा हेड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, नाम दे देते हैं पहले इनको। ठीक है सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट सोर्स के अंदर चला गया, इसको हम बोलते हैं सर इंटर हेड, इंटर हेड एडजस्टमेंट। ठीक है जी, ये हमने इसको इंटर हेड का नाम दे दिया। अच्छा, अब रिमेनिंग जो बचा हुआ है मेरे पास में, उसको मैं जब कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं तो मैं इसका नाम तो हमें नाम से ही पता लग रहा है सर, ये क्या है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो देख लो, दूसरी वाली ट्रांजैक्शन के अंदर पहली वाली ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, हाँ सर इंक्लूड है। तीसरी वाली ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरी और पहले वाली ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, हाँ सर इंक्लूड है। तो हमारे पास में क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगा, ये हमारे को पता लग गया कि पहले पहले जो भी लॉस है वो लॉस अपने दूसरे सगे भाई को ढूंढेगा, पूछेगा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी से पूछेगा हाँ भाई इज देयर एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी इन द हाउस। तो अगर आवाज आती है हाँ तो ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा।
अगर आवाज आती है नहीं सर है ही नहीं, या फिर है लेकिन पूरा का पूरा एडजस्ट नहीं कर पा रही, भूख और ज्यादा है, भूख और ज्यादा है, तो क्या आएगा, क्या बोलेगा वो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बोलेगा। इज देयर एनी इनकम, एनी अदर इनकम इन द हाउस, तो बिजनेस इनकम उठ करके आई, कहती है हाँ सर मैं हूं आपके साथ में, मैं आपका साथ निभाने के लिए, तो दूसरी ट्रांजेक्शन में वो एडजस्ट होगी। इंट्रा हेड यानी कि लॉस एक हेड से कूद करके दूसरे हेड में पहुंच गए, इंटर हेड, इंट्रा हेड के बाद में इंटर हेड, और इसके बाद में अगर मान लो हेड में कूदने के बाद भी ये एडजस्ट नहीं हो पाता तो कहां हो जाएगा सर, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक रूल याद रखना है सर, हम एक रूल याद रखना है कि एक बार एक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर उसका इंटर हेड ट्रांजैक्शन नहीं होगा, उसका इंटर हेड ट्रांजैक्शन नहीं होगा। देखो कहां हुआ, इस वाले साल के अंदर, इस वाले साल के अंदर जहां पे 40,000 के लॉसेस थे, यहाँ पे 40,000 रुपए की इनकम थी और 60,000 रुपए के हमारे पास में लॉसेस थे। ये देखो 60,000 रुपए के लॉसेस थे, 40,000 रुपए की इनकम थी, एडजस्ट हो गया। उसके बाद में फर्दर बिजनेस इनकम भी थी ना, ना ना ना, सेकंड आवाज ही नहीं आएगी इसकी। अब ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या कहेगा, कहेगा ही नहीं सर, ये बोलेगा ही नहीं कि इज देयर एनी अदर इनकम इन द हाउस, नो, नहीं सर बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो कहेगा चुपचाप नेक्स्ट ईयर के लिए बैठा रहे, नेक्स्ट ईयर जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, नेक्स्ट ईयर जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी तो ही उससे एडजस्ट होगा। ठीक है, तो हमने इनको तीनों को नाम दे दिए। इसका नाम था सर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, ये हमें बताता है कौन, सेक्शन 70। ठीक सर, इंट्रा हेड ट्रांजैक्शन ये हमें बताता है सर सेक्शन 71। और सर कैरी फॉरवर्ड होने का यहाँ पे कोई बात नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड अपने आप हो जाते हैं। कैरी फॉरवर्ड के लिए मतलब हमारे को दो चीजें दी हुई है, क्या, इंटर हेड और इंट्रा हेड, इंटर हेड और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। यहां तक कि किसी को कोई बात की दिक्कत है तो मुझे पूछ सकता है। ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास में हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं इस चीज को। क्या हम लिखेंगे सर, यहां पे लिखिएगा आप लोग मेरे साथ में, इंटर हेड, नहीं इंटर क्यों, पहले इंट्रा लिखूंगा, इंट्रा हेड, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ठीक है सर, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 70। ठीक सर, अच्छा फिर इंटर हेड, एडजस्टमेंट का सेक्शन 71, और फिर सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा दूर दूर करके भी लिख लेते हैं। ठीक सर, अच्छा जी, अब सबसे पहले किसके लॉसेस होते हैं, हमारा पहला हेड क्या होता है बताओ सर, हमारा पहला हेड होता है, क्या होता है हमारा पहला हेड सर, हाउस प्रॉपर्टी, है ना, यस नहीं सर, सॉरी, सैलरी, सैलरी बोला था मैंने। सैलरी आपने बोला था, मैंने हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी बोला था आपने, मैंने हाउस प्रॉपर्टी बोला। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा पहला हेड। अच्छा जी, तो अब सोचने वाली बात है, क्या सैलरी से कोई लॉसेस हो सकते हैं क्या। मैंने पहला हेड लिखा सर, हमारे पास में सैलरी, आपने बोला तो मैंने लिख दिया। सैलरी से हमें कोई लॉसेस हो सकते हैं क्या, क्या सोचते हो सकते हैं, जल्दी बताओ। नो सर, चांसेस तो नहीं है इसके। चांसेस क्या, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की
किसी एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी रखने की कोशिश की, टांग दूंगा उसको, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के टांग दूंगा उसको, बिल्कुल कारण ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं सर? लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है हमारे पास में सर? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हाँ जी, अगला क्या है हमारे पास में? हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंट्रा हेड ट्रांजैक्शन क्या कहती है, आइए जी समझ लेते हैं इसको। और कैरी फॉरवर्ड के अंदर हम लोगों ने वैसे भी समझा, हमारे पास इंट्रा हेड ट्रांजैक्शन क्या कहती है? कहता है हाँ सर अलाउड है, एप्लीकेबल है। वैसे मैं इसको लिख भी सकता हूं क्योंकि मैंने अभी अभी जो है इसको समझा दिया अच्छे से। तो क्या इंट्रा हेड ट्रांजैक्शन जो है वो एप्लीकेबल है? हाँ सर एप्लीकेबल है। ठीक है जी। अच्छा, क्या हमारे पास में इंटर हेड ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल है? हाँ सर एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक हेड से दूसरे हेड में एडजस्ट हो सकती है, इंटर हेड ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है सर। तो हमारे पास में इसका बेटा सेक्शन लिखिएगा, सेक्शन 71 3A। ओके जी। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या? हाँ सर एप्लीकेबल है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी हेड से। ठीक, यस सर। ओके सर, इसके अंदर मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही है कि कौन से ईयर्स तक, कितने ईयर्स तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? तो यहां पे आप लिख लेना मैक्सिमम 8 ईयर्स। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जो मैं बोलना भूल गया कि ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो लॉसेस हो सकते हैं ना, ये जो लॉसेस हो सकते हैं, यानी कि इंटर हेड ट्रांजैक्शन के अंदर, इसके पास में भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है सर? मैक्सिमम 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हमने ये लिख लिया 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। डन। अच्छा जी, सर अगर 2 लाख से ज्यादा हुए तो? 2 लाख से ज्यादा नहीं होगे सर, 2 लाख की इसकी लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं एडजस्ट हो सकता, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बेटा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ठीक है जी, ओके। यस सर। अच्छा जी, ये इसका लिख लो सर, यहां पे 71B में बोला गया। अच्छा, नेक्स्ट है सर हमारे पास में हाउस प्रॉपर्टी के बाद में क्या आ जाता है? हमारी आ जाती है सर बिजनेस इनकम। और ये बिजनेस इनकम को, बिजनेस इनकम नहीं, बिजनेस लॉसेस, हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ए कौन सा है सर? जनरल बिजनेस। ठीक है सर। नेक्स्ट है सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस। और तीसरा है बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, ये स्पेसिफिक बिजनेस। और सबसे ज्यादा मजेदार यही है हमारे पास में, बिजनेस लॉसेस। जनरल बिजनेस के लॉसेस, पहले बात पूरी कर लेते हैं फिर बाद में लिख लेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो ये देख लेते हैं सब जनरल बिजनेस कौन से हैं। कोई भी बिजनेस, जो भी कोई बंदा बिजनेस कर रहा है वो जनरल बिजनेस है। ठीक है सर। स्पेसिफिक बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस कौन से? स्पेक्युलेटिव बिजनेस कौन से हैं?
स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब होता है सर जिसके अंदर की हमारे को सिक्योरिटीज या कमोडिटीज की वैल्यू की डिलीवरी नहीं दी जाती और उसको सेटल कर दिया जाता है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन। हाँ सर मुझे समझ में आ गया, जैसे कि शेयर मार्केट। आप कहेंगे सर जैसे कि शेयर मार्केट, लेकिन नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, शेयर मार्केट नहीं। क्यों नहीं सर? इस तरीके से कि मान लो आपने ये बोला, अब इसको लिखना नहीं बीच में, कहीं तुम लिखने लग जाओ बीच में, इसको मैं हटा दूंगा। मान लो सर मेरे पास में एक शेयर है, मैंने कितने का खरीदा है सर? 100 रुपए का हमने शेयर खरीदा है। मैंने कब खरीदा है? मैंने खरीदा है आज मान लो मेरे पास में क्या है, 18 जून, और मैं इसको ना लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखता हूं अपने पास में, और मैं इसको, चलो लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं तो मैं ये कहता हूं 21 जून को मैंने इसको बेच दिया। डीमैट अकाउंट में मैंने इसको होल्ड किया हुआ था, डीमैट अकाउंट के अंदर मैंने इसको होल्ड किया हुआ था, 100 रुपए का शेयर था, और मैंने इसको 150 रुपए में यहां पे बाय किया और सर यहां पे सेल कर दिया। सर ये हमारे पास में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज की ट्रांजैक्शन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग समझते हैं कि सर जहां पे सिर्फ गुड्स का और कमोडिटीज का डिलीवर होना ही, क्या नाम है, मतलब नहीं बोला जाता कि भाई डिलीवरी ना हो, फिजिकल डिलीवरी ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज कहते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी नहीं है। सर ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी तब मानी जाती है जब हम इंट्राडे के अंदर काम करते हैं। जब हम क्या करते हैं सर? इंट्राडे के अंदर काम करते हैं। सर ये इंट्राडे क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? 100 रुपए का शेयर हमने परचेज किया, ठीक है, और अब इसकी वैल्यू कभी भी ऊपर जा सकती है और नीचे जा सकती है। और रूल क्या है? रूल ये है कि हमने ना इसको बाय किया है 100 रुपए पे, और हमें इसको सेम डे के अंदर सेल करना, सेम डे सेल, तो इसको हम क्या कहते हैं सर? इंट्राडे, विद इन द सेम डे। अब सर आप बैठे रहो, देखते रहो, मोबाइल पे लैपटॉप पे देखते रहो कि सर कितने, कब इसके दाम ऊपर जाएंगे, कब मैं प्रॉफिट पे जाऊंगा या लॉसेस पे जाऊंगा, तब मैं इसको बेचूंगा। आप एक काम करते हो, इसकी ना 2 लिमिट लगा देते हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है जी। आपने 2 लिमिट लगा दी इसकी। लेट से आपने ये कहा कि अगर ये 107 पे पहुंच जाए तो बेच दिया जाए और मुझे ज्यादा लॉसेस ना हो। अगर ये मान लीजिए 98 पे पहुंच जाए तो भी इसे बेच दिया जाए, यानी कि इससे ज्यादा लॉसेस मैं बियर नहीं करना चाहता। रूल क्या है? इंट्राडे है, यानी कि एक दिन के अंदर ही सेल करना है, एक दिन के अंदर ही परचेज करना, परचेज करने के साथ ही आपको सेल करना, इसको कहते हैं। अब सर कभी भी ये शेयर, अब आप अपने काम पे निकल जाओगे, इसके बाद में कभी भी ये शेयर आएगा आपके पास में, अगर 107 के ऊपर, तो ये अपने आप बिक जाएगा। 98 पे गया तो भी बिक जाएगा, 98 पे गया तो भी बिक जाएगा। इसको हम कहते हैं सर इंट्राडे। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मैंने बात अपनी समझा दी है आपको, ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बात और बताना चाहूंगा, पूरा ज्ञान देते हुए, कि सर यहाँ पे अगर मान लो ये जो अपर लिमिट है इसकी पूरे दिन के अंदर 104 ही गई, या फिर लोअर लिमिट जो थी वो 99 ही गई, 98 नहीं गई, तो क्या होगा? तो सर फिर उसके बाद में जैसे ही दिन खत्म होगा, जैसे ही दिन खत्म होगा, दिन कितने बजे शेयर मार्केट में खत्म हो जाता है सर? 3 बजे। 3 बजे जैसे ही दिन खत्म होगा, ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। किस रेट पे? या तो इस पे या तो इस पे। और आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपए ना काटे गए थे बाय करने के लिए और ना ही सेल करने के लिए आपके पास में 104 या 99 दिए जाएंगे। आपको सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा, यहां पे सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि क्या है? आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस के साथ में खेल रहे हो, आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस के साथ में खेल रहे हो। 100 वाली चीज अगर 104 तक 107 पे गई तो 7 रुपए आपको मिल जाएंगे,
अगर 100 वाली चीज 98 तक चली गई तो आपके अकाउंट से कितने काट लिए जाएंगे? 2 रुपए काट लिए जाएंगे, दैट्स इट। तो ये होती है सर हमारे पास में, मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि इंट्राडे के अलावा वो बोल देते हैं कि भाई शेयर मार्केट की इनकम जैसे कि हमारे पास में होती है उसको हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कहते हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। इंट्राडे है तो ही है, अदरवाइज नहीं। स्पेकुलेटिव इनकम या फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस इसको कहते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे जनरल बिजनेस लॉसेज है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेज है और बिजनेस अंडर द हेड सेक्शन 35 एडी के लॉसेज। अब सर होगा क्या इनका, सिर्फ ये बता दो जल्दी से। देखो मैं समझाता हूं। जनरल बिजनेस के लॉसेस किसी भी इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं इंट्रा में विद इन द हेड। यानी कि जो जनरल बिजनेस है, मान लो जी मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, जनरल बिजनेस है ना? हाँ सर, जनरल बिजनेस है। जनरल बिजनेस का लॉस होगा, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सॉरी मैं एक बार फिर से बोलता हूं। जनरल बिजनेस का लॉस होगा, जनरल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। जनरल बिजनेस का लॉस होगा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। जनरल बिजनेस का लॉस होगा, सेक्शन 35 एडी के बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि जनरल बिजनेस किसी के भी घर में घुस सकता है। बिजनेस हमारे पास 3 तरीके के हैं ना। जनरल बिजनेस Yes, कहीं sir. भी घुस सकता है। Yes, क्यों? sir. क्योंकि ये जनरल। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। जनरल बिजनेस क्या किसी दूसरे हेड में छलांग मार सकता है? हाँ मार सकता है, सिवाय एक के। किसके? सैलरी के। लॉजिक समझो। क्यों सर, क्यों सैलरी से क्यों नहीं हो सकता? सोच करके देखो सर, मेरे पास में मेरा एक स्टोर था और मैं कहीं पे जॉब भी करता था। मैं 9 से 5 की जॉब करता हूं, वहां से 12 लाख रुपए मेरे को मिलते हैं। ठीक है जी, 12 लाख रुपए यानी कि 1 लाख रुपए पूरे साल के मिले। अब मैंने क्या किया, अपने बिजनेस के अंदर मैंने लॉस बाय फायर दिखा दिया। कितने का? 20 लाख का। लोग करते थे ऐसा। 20 लाख का बिजनेस लॉस दिखा दिया, उसको सैलरी के हेड से एडजस्ट कर दिया। लो जी, मेरी इनकम ही एडजस्ट हो गई, बल्कि अब तो मेरे को कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मिल गए। तो बोलते हैं सर देखो, और सच्चाई भी यही है हमारे केस में ना। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2 ही तरह की एक्टिविटी करने वाले लोग होते हैं, या तो वो सर्विस क्लास होते हैं या फिर वो बिजनेस क्लास होते हैं। तो कहते हैं ये दोनों ना आपस में मिल नहीं पाएंगे कभी, ये दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे कभी। अच्छा सर, और फिर आगे कैरी फॉरवर्ड के रूल क्या कहते हैं जनरल बिजनेस के लिए? कहते हैं हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हो आप। कितने साल तक? मैक्सिमम 8 सालों तक। सर ये मैक्सिमम 8 सालों का मतलब क्या, एक बार खुल के बताओ तो सही। अगर मैक्सिमम 8 साल तक मेरा लॉस रिकवर नहीं हुआ तो 9वें साल में क्या होगा? बिकम डेड लॉस। ओ माय गॉड। यानी कि आप कितने बड़े निखट्टू बिजनेसमैन हो कि इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाए कि 8 सालों के अंदर अंदर आपका ये बिजनेस लॉस रिकवर हो जाता, 9वें साल में प्रवेश कर गया, सर डेड लॉस बन जाएगा। अच्छा सर अगर नेक्स्ट ईयर भी लॉसेस हो गए, बच्चे मेरे से पूछते हैं सर नेक्स्ट ईयर भी लॉसेस हो गए, मतलब मैं, आप तो हमें कह रहे हो निखट्टू, अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाए। हम तो इतने निखट्टू हैं, हम तो अगले साल फिर से लॉसेस लेकर के आए। कोई दिक्कत नहीं। उसका टाइम पीरियड कब से चलेगा? सर उसको अलग से 8 साल मिलेंगे। यानी कि पहले वाले लॉस के 8 साल पहले खत्म होंगे, दूसरे वाले लॉस के 8 साल बाद में खत्म होंगे, तीसरे वाले लॉसेस अगर होते, तीसरे साल भी लॉसेस होते, फिर वो भी कैरी फॉरवर्ड होते जाएगी, उसको 8 साल और आगे तक मिलेंगे। ये चीज है सर। Okay, sir. कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अच्छा सर, कैरी फॉरवर्ड एक बार हो गया तो क्या बिजनेस लॉस किसी दूसरे हेड में जंप कर सकता है? नहीं कर सकता। सर क्या जनरल बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या जनरल बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में सेक्शन 35 एडी के इनकम से एडजस्टेड हो सकते हैं? बिजनेस ऑफ सेक्शन 35 एडी की इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ सर हो सकते हैं। चलिए अब इस चीज को लिख लेते हैं सर।
इस चीज को अपने पास में लिख लेते हैं। हमने क्या बोला, हमने ये बोल दिया सर, इसको हमने यहाँ पे हरी झंडी दिखा दी। बिजनेस लॉस जनरल, हाँ जी, स्पेक्युलेटिव क्या नाम है, जनरल बिजनेस का लॉस एडजस्ट हो सकता है, यस हो सकता है इंट्रा हेड के अंदर, किससे सर, टू स्पेक्युलेटिव बिजनेस और प्लस सेक्शन 35 एडी का बिजनेस और प्लस जनरल बिजनेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सर ये एडजस्ट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। इसको यस को उठा करके एप्लीकेबल, यस क्या होता है, एप्लीकेबल है, इंटरहेड एप्लीकेबल है, लेकिन एक लाल निशान, एक्सेप्ट सैलरी इनकम। ठीक है जी। और नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हाँ सर एप्लीकेबल है, कितने सालों के लिए सर, 8 ईयर्स के लिए। ठीक है जी। और किससे, एनी से, एनी मतलब हमारे पास में एक बार ही कैरी फॉरवर्ड हुआ तो फिर किसी और से बात नहीं करेगा, वही वाले, टू जनरल बिजनेस प्लस स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्लस सेक्शन 35 एडी का बिजनेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। नहीं है सर। नहीं है सर। चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अब जी हमारा थोड़ा सा ना गंदा वाला बिजनेस है। क्यों सर, क्यों गंदा वाला बिजनेस क्यों कह रहे हो इसको? ये है ना, गंदा वाला बिजनेस इस वजह से है क्योंकि ये बिजनेस के अंदर हमारे पास में लक साथ देती है। ठीक है, तो लक से आने वाली जो इनकम है वो हमारे पास में गंदी इनकम है, हम ऐसे कहते हैं, मतलब गंदी गंदी सी इनकम। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, लक से आने वाली इनकम बोली है ना मैंने, सोच करके देखो। सिद्धांत एक बात बता, अगर तूने आज शेयर खरीदे होते, अगर तूने आज शेयर खरीदे होते, 1000 शेयर खरीद लिए ल्यूपिन के, मान लो आज उसका शेयर है, मान लो कितने का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 300 रुपए का, मुझे नहीं मालूम, 50 रुपए का मान लो, और तूने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए छोड़ दिया कि आज मेरी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन जब मेरा बेटा या मेरी बेटी एमबीए करेंगे, मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के इनको बेचूंगा। सर क्या ये लक है? सच्ची बताना, क्या ये लक है? नहीं है सर। आप ये मत कहना कि लक है सर, हर बंदा जानता है शेयर मार्केट के अंदर इतने टाइम तक अगर होल्ड किया जाता है, कंपनी बंद हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है। लेकिन अगर हम सेम डे के अंदर काम कर रहे हैं तो लक है। इसलिए मैंने बोला इंट्राडे जो है ना वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, दूसरा वाला स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं है। तो सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इंटर हेड ट्रांजैक्शन क्या कहता है? यस सर एप्लीकेबल है। किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव स्पेक्युलेटिव बिजनेस को। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक से लॉस हुआ, दूसरे से फायदा हो गया, बस। अच्छा सर, क्या स्पेक्युलेटिव लॉसेस दूसरे हेड में जंप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे ये तो इतने खुददार हैं कि भाई किसी और से हेल्प नहीं ले रहे, मतलब अपने ही हेड के अंदर, इंट्रा हेड के अंदर जनरल के पास नहीं जा सकते, सेक्शन 35 एडी के पास नहीं जा सकते, इतने खुददार है, कहते हैं हम तो अपना लॉस खुद बियर करेंगे। तो या तो ये उस साल के लिए एडजस्ट होंगे अपनी ही किसी इनकम से अगर कोई हो तो, और अगर नहीं है ना सर तो नेक्स्ट सोर्स में जाने का तो मतलब ही नहीं है। यानी कि इनकी घर में इज्जत नहीं है, खुददारी भी छोड़ो, इनकी तो घर में इज्जत नहीं है, बाहर वाले कहां इज्जत करेंगे इनकी।
इंट्रा हेड में ही जब इनकी इज्जत नहीं है तो इंट्रा हेड वाले कहां से करेंगे? सर इसको क्या कह दूं सर? नॉन एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल कह दो सर। अच्छा ठीक है सर, क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। स्पेक्युलेटिव लॉसेस क्या हो सकते हैं सर? कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा सर, तो हम कहते हैं हाँ ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, एप्लीकेबल है, लेकिन किससे एडजस्ट होगा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अपने ही इनकम से, यानी कि स्पेक्युलेटिव से। बस। अच्छा कितने सालों तक सर? 4 सालों तक। इसका टाइम पीरियड घटा दिया हमने, 4 इयर्स। ठीक है जी, मैक्सिमम 4 इयर्स। डन। अब सर कहता है सेक्शन 35 एडी। क्या है सेक्शन 35 एडी? सर हमारे पास में ना बहुत सारे बिजनेसेस लिखे हुए, ऐसे बिजनेसेस लिखे हुए जिनको हम मोटिवेट करना चाहते हैं। तो आपने मेरे पास में सेक्शन 35 पढ़ा था ना, किस चीज का था? साइंटिफिक रिसर्च का था। उसमें खुल के हम क्या देते थे? डोनेशंस वगैरह देते थे। उसकी बात नहीं हो रही, ये सेक्शन 35 एडी है। सेक्शन 35 एडी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस लिखे हुए हैं। जैसे कि एक मैं बोलूं आपको कि क्या नाम है, हनी बी से हनी लेना, यानी कि मधुमक्खी पालन, ऐसा बिजनेस। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे बिजनेस को मोटिवेट करने के लिए हमने क्या बोला? हमने ये बोला, रूल क्या बोले, ध्यान से सुन लो। सेक्शन 35 एडी के रूल क्या है? सेक्शन 35 एडी के रूल कहते हैं सर, अगर उसमें स्पेसिफाई कोई भी बिजनेस का आपने बिजनेस किया, उसमें स्पेसिफाई किसी भी एक बिजनेस में से आपने वो बिजनेस किया, तो उस केस में जितनी भी आपने प्लांट एंड मशीनरी लगा रखी होगी ना, उसका 100% आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा। आपने 1000 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लगाई, 1000 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मान लो 100 करोड़ की आपने प्लांट एंड मशीनरी लगा दी, उसके अंदर उस बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया, प्लांट एंड मशीनरी को भी छोड़ो, उस बिजनेस के अंदर आपने क्या लगा दिया? 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर वो आपका जनरल बिजनेस होता तो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन मिल जाता? 15% मिल जाता, यानी कि 15 करोड़ मिल जाता। लेकिन नहीं, आपका ये स्पेसिफिक बिजनेस है, तो आपका पूरा का पूरा उठा करके अमाउंट हमने कहां डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, ऑल्दो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अब जाहिर सी बात है कि पहले ही साल में अगर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को आप उठा करके अपने पास में कहां डाल दोगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे, तो क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है? अंदर से खुशबू आ रही है तुम्हारे को, किस चीज की? कहते जी सर हमारे को तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकते इस बिजनेस के अंदर, ये तो लॉसेज ही होंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लिखे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी पी&एल में आते ही नहीं थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को पी&एल के अंदर डाल दिया, लॉसेज आने ही आने। अच्छा ठीक है सर, लॉसेज आ गए। अब ये लॉसेस क्या हैं? अब ये लॉसेस को क्या हम दूसरे बिजनेस की एक्टिविटी से एडजस्ट कर सकते हैं? सोच करके देखो। मान लो मैं कह रहा हूं हाँ, मान लो मैं कह रहा हूं हाँ, तो उसका उसका फायदा क्या हुआ और किसको हुआ? लेट से, इसको लिखना मत प्लीज, भगवान के लिए मत लिखना इसको, बहुत जल्दी होती है हालांकि तुम लोगों को लिखने की। मान लो मेरे पास में सेक्शन 35 एडी से मेरा लॉस आया था कितने का? 80 लाख का। मान लो 80 लाख का आया था, लॉस आया था, और मेरे पास में एक जनरल बिजनेस है, ये सेक्शन 35 एडी, और मेरे पास में एक जनरल बिजनेस है, और जनरल बिजनेस की मेरी इनकम है सर 1 करोड़। ठीक है सर, 1 करोड़। क्या मैं इसको इसमें से एडजस्ट कर दूं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपको एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया था। स्पेशल बेनिफिट क्या था? कि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू ट्रीट कर लो, ये स्पेशल बेनिफिट था ना? हाँ सर, ये था। अब ये स्पेशल बेनिफिट आपने, जिसकी इस स्पेशल बेनिफिट की वजह से आपको लॉसेस आए, और आपने वो लॉसेस कहां ट्रांसफर कर दिए? अपने जनरल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब आपने जो बेनिफिट थे वो अपने जनरल बिजनेस को दे दिए हैं। बात समझ में आई?
आपने टैक्स मैनिपुलेशन करते हुए अपने जनरल बिजनेस को अपने लॉसेस ट्रांसफर कर दिए हैं, और ये लॉसेस आपको प्रोवाइड किए गए थे सिर्फ सेक्शन 35 एडी के लिए। तो क्या ये यहां पे आने चाहिए? नहीं सर, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं इंट्रा के अंदर? हाँ सर, एप्लीकेबल तो है, लेकिन 3580। हाँ ओनली फॉर 35, ओनली फॉर, ओनली फॉर नहीं, ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। क्या मैं इसको दूसरे हेड में भेज दूं सैलरी को छोड़ के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एप्लीकेबल, नहीं भेजेंगे। क्योंकि जब अपने ही हेड के अंदर इसको इज्जत नहीं मिल रही बाकी और किसी से, तो बाहर वाले तो वैसे ही इज्जत नहीं करेंगे, ऐसे याद रख। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, क्या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? हाँ सर, एप्लीकेबल है। कितने ईयर्स के लिए? ना 4 साल ना 8 साल, इनफाइनाइट ईयर्स, एनी नंबर ऑफ ईयर। कितने भी साल की, 100 साल की, 500 साल की। हाँ सर, ठीक है। और किससे? सर सिर्फ, सिर्फ उसी से, सेक्शन 35 एडी की इनकम से। ठीक सर, ये बिजनेस एक्टिविटीज के ये रूल है। मैं 5 मिनट, आपको 5 मिनट तो बहुत लंबा समय है, 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार गो थ्रू कर लो पूरे का पूरा सेक्शन। अगर कोई नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछो। यहां पे लिख लेना 72 और इसको मार्कर से चमका लेना। ठीक है जी। और अगले वाले का क्या है सर? सेक्शन 73, और इसको भी मार्कर से चमका लेना। इसमें टाइम लिमिट दी हुई है इस वजह से। हो गया सर, बहुत हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला भाई बंधु कौन है हमारा? सर अगला है लॉन्ग टर्म। हमने हाउस प्रॉपर्टी सैलरी कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, बिजनेस कर लिया। अब अगला है हमारे पास में कैपिटल लॉस। और ये कैपिटल लॉसेस मेरे बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान। देखो जी, ध्यान से सुनना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों भाई हैं आपस में, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। बड़ा भाई कहता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहता है, मैं अपने छोटे भाई से कभी भी हेल्प नहीं लूंगा। अगर मेरे समान कोई जुड़वा भाई हुआ लॉन्ग टर्म, तो मैं उससे हेल्प ले लूं। ये बात समझ में आई? खुददार है ये व्यक्ति। ठीक है सर। छोटा भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या कहता है? कहता है मैं किसी से भी हेल्प ले सकता हूं, मेरे तो बड़े भैया बैठे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उससे एडजस्ट हो सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म किससे हो सकता है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म, सुनो, शॉर्ट टर्म
कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम से और शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम से, दोनों से। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होगा? छोटे भाई से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे हेल्प लेगा क्या? क्या कहेगी दुनियादारी? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या कहता है? मैं एडजस्ट होऊंगा सिर्फ मेरे जुड़वा भाई से, अगर कोई है तो। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है। ठीक है सर, दोनों ही एक कसम खा के बैठे हुए हैं। बड़ा वाला क्या कहता है? कहता है देख छोटे, जब मैं तुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा, जब मैं तुझ पे निर्भर नहीं हो रहा, तो मैं बाहर वालों पे क्या निर्भर होऊंगा? यानी कि इंटरहेड नहीं। अब शॉर्ट टर्म भी कहता है हाँ भैया मैं भी आपके जैसा ही हूं, मेरे अंदर भी आपके गुण हैं, मैं आपसे जरूर एडजस्ट हो जाऊंगा लेकिन बाहर किसी से नहीं हूं। यानी कि इंटरहेड एडजस्टमेंट में दोनों कहते हैं नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। इंट्रा हेड के अंदर सिर्फ शॉर्ट टर्म के पास दोनों दरवाजे खुले हैं, लॉन्ग टर्म के पास में सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही दरवाजा खुला। डन, ये बात समझ में आ गई? दोनों के पास में टाइम पीरियड कितना है सर कैरी फॉरवर्ड होने का? और कैरी फॉरवर्ड वही होगा जो पहले हो रहा था अपने हेड के अंदर। कितना टाइम पीरियड है दोनों के पास में सर? 8 साल का टाइम पीरियड है दोनों के पास। डन, बात समझ में आ गई? यस सर। लिख लें सर इसको? चलो आओ लिख लेते हैं, आओ सर लिख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सर इंट्रा हेड के अंदर, हाँ सर एप्लीकेबल है। किससे एप्लीकेबल है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। इनकम है ना, क्या बाहर कहीं जा सकता है? ये नहीं जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? हाँ सर एप्लीकेबिलिटी है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है? मैक्सिमम टाइम लिमिट है सर 8 साल, 8 ईयर्स मैक्सिमम। ठीक जी। और फिर इसका क्या सेक्शन है टाइम लिमिट का सर? सेक्शन 74। डन सर। अच्छा जी, चलो सर लॉन्ग टर्म के बारे में भी लिख ले। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ सर एप्लीकेबिलिटी है। अच्छा ये एप्लीकेबिलिटी आगे ये एक चीज और लिख लो भाई, हमने तो सेक्शन लिख करके छोड़ दिया। किससे होगा कैरी फॉरवर्ड? किससे होगा सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, जो ये हो रहा था अभी तक। अच्छा इसकी एप्लीकेबिलिटी किसके लिए है सर? सिर्फ अपने जुड़वा भाई के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अपने छोटे भाई से ये एडजस्ट नहीं होता, जब अपने छोटे भाई से एडजस्ट नहीं होता तो सर बाहर वालों के ऊपर क्या निर्भर होगा ये? और ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मैक्सिमम कितने सालों तक सर? मैक्सिमम 8 सालों तक। ठीक है जी। और ये बोलता है हमारे को सेक्शन 74 ही। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये कैपिटल लॉसेस भी हमने सीख ली। इसको लेकर के जाओ। जा रहे बेटा? हाँ जी सर, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कर लिया। अच्छा मैं यहाँ पे ना, मैंने पिछले 2 हेड्स के अंदर बिजनेस इनकम और कैपिटल लॉस के अंदर है ना
फिगर्स नहीं बना के दिखाई आपको कि इतना लॉस हुआ तो इतना एडजस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात तो समझ में आ रही है ना? यस सर। या मैं अमाउंट डाल डाल के दिखाऊं, हाँ बेटा ये 3 लाख था 4 लाख हो गया, वो तो मैं शुरू में समझा चुका हूँ, वैसा ही चलेगा सब जगह पे। यस सर। एक वान्या ही बोलती है और कोई बोलता ही नहीं है। क्या भाई बोलो ना, बाकी लोग भी तो बोलो। यस सर, आ गया सर। आ गया आगे ना? समझ हाँ, गए। ठीक है। अच्छा जी, अगला है हमारे पास में फिफ्थ, लॉसेस फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर इनको भी है ना थोड़ा सा ए और बी दो क्लासेस में हम बांटते हैं, ठीक है। और हमारे पास में पहला है क्या, ओइंग एंड मेंटेनिंग। ऑफ रेस हॉर्सेस। CES। हाँ जी, ठीक है जी, सही लिखा था मैंने पहले। हाँ देखो, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, सबसे पहले ना सब इसका नाम सुनते ही ना लोगों के दिमाग में पता है क्या हो जाता है? लोगों के दिमाग में आ जाता है घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं और हमने उस बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, और सर ये ना लक का गेम है, तो ये लक का गेम है तो ये क्या हो जाएगी सर, लक के गेम के ऊपर हम ये कहते हैं कि हमारे रूल स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी वाले ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका ना मतलब समझ लो पहले आप, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। मेरे पास में एक घोड़ा है, मैं उसका रख रखाव करता हूं, मैं उसको खुराक खिलाता हूं, घास बढ़िया से बढ़िया खिलाता हूं, उसकी मालिश करता हूं, सब कुछ चीजें उसके करता हूं, और वो घोड़ा रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है। मैंने उस पर खर्चे किए, वो रेस में दौड़ा और हार गया। ऐसी एक्टिविटी से मेरे को लॉसेस हुए। पहले मेरी बात समझ में आई? सर ये सर वो वाले लॉसेस नहीं है, गलत समझ जाते हैं लोग। मैंने लिखा ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, उनके मालिकाना अधिकार से होने वाले लॉसेस। मैंने नहीं बोला कि किसी भी तरीके से रेस में हारे हुए पैसे। डन। हाँ सर, हमें समझ में आ गया। अब सर ये है ना, जिस पर्सन का बिजनेस है, क्या उसके लिए ये बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए? नहीं सर, ये बिजनेस एक्टिविटी कभी नहीं हो सकती, ये अदर सोर्स की इनकम ही होगी। यानी कि मेरे पास में सिर्फ कैजुअली एक ही घोड़ा नहीं था, मेरे पास ऐसे बहुत सारे घोड़े थे, 1000 घोड़े थे, सबके रख रखाव से मेरे को पैसे मिलते थे। मतलब वो रेस में कोई दौड़ता था, सारे दौड़ते थे, कोई हारता था कोई जीतता था, तो किसी से प्रॉफिट होते थे किसी से लॉसेस होते थे। अगर मेरा यही बिजनेस है, इवन दो, तब भी मेरे पास में ये इनकम मेरी अदर सोर्स की इनकम आएगी सर, बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी। डन, नंबर 1। नंबर 2, अदर सोर्स की इनकम है ये। नंबर 2 हम क्या कहते हैं सर, इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ये इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकती है, लेकिन किससे? ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से। यानी कि एक घोड़े से लॉस आए, दूसरे घोड़े से इनकम आए। अच्छा सर, क्या ये किसी और अदर सोर्स की इनकम से जा सकती है, एडजस्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या सर ये डायरेक्टर फीस से, कोई कंपेंसेशन से, किसी डिविडेंड से, अदर इनकम से, अदर सोर्स की अदर देन दिस इनकम, क्या एडजस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा सर, अब अगला तो पॉइंट हम अपने आप समझ गए, जिसको घर में इज्जत नहीं मिली उसको बाहर क्या मिलेगी? कहने का मतलब ये
कि जिसका इंट्रा हेड अपने ही बिजनेस के अलावा कहीं और एडजस्ट नहीं हुआ, उसका इंट्रा हेड क्या होगा? तो फिर ये क्या हो जाएगा सर? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड की लिमिट भी बता दो सर, इसकी 4 साल। कैरी फॉरवर्ड की इसकी लिमिट 4 साल। कौन सा सेक्शन सर? सेक्शन 74A। ठीक है सर, ओके। तो हमने क्या बोल दिया, अब इस चीज को हम लिख लेते हैं जी। एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, किसके साथ में सर? इनकम फ्रॉम सिमिलर बिजनेस। ठीक है, बार बार पूरा पूरा लिखने से बढ़िया मैंने यही लिख दिया। और सर क्या इसको इंट्राहेड एप्लीकेबल है? नो सर, नॉट एप्लीकेबल। इंट्रा में भी सिर्फ एक ही है। सर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? हाँ सर, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड की एप्लीकेबिलिटी है। सर मैक्सिमम कितने टाइम तक? मैक्सिमम 4 इयर्स तक। और सर किसके साथ में? वही अपना सिमिलर बिजनेस इनकम। डन। अच्छा जी, अदर लॉसेस। अदर लॉसेस के अंदर सर एप्लीकेबिलिटी है? हाँ सर। इंटर हेड के अंदर? हाँ सर, एप्लीकेबल है। ठीक है, ये एप्लीकेबल किसके साथ में है? एनी इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। सर इसका मतलब इसके अगर कोई लॉसेस हुए तो क्या वो ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ सर, हो सकते हैं। यानी कि अदर इनकम का दरवाजा ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस के लिए नहीं खुला हुआ, लेकिन ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस का दिल बहुत बड़ा है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं अदर लॉसेस के लिए। ठीक है सर, ओके। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं सर। हाँ, ये एप्लीकेबल हो सकता है, इंटर में भी जा सकता है, और सिर्फ इकलौते ऐसे लॉसेस हैं जिसके अंदर की कैरी फॉरवर्ड नॉट एप्लीकेबल। तो नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब ही नहीं। ये बोलता है, ये है सर हमारे पास में सबसे ऊपर वाले का 74A। ठीक है जी। मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या करेगा जब कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता? सर अगले साल ये डेड लॉस हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर मैं कोई कैजुअल इनकम खरीद खेलने गया, उससे मुझे कुछ लॉसेस आ गए, क्या वो मेरी बाकी हेड्स की इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं? बोलना, जरा बोलना, बताना बच्चों। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर? मेरी कैजुअल इनकम है ना? हाँ सर, कैजुअल इनकम है। इट मे और मे नॉट अराइज। मेरे वहां से कुछ लॉसेस आ गए। सर लॉसेस कैसे आ गए, पहले तो ये बताओ। क्या आपके पैसे छीन लिए वहां पे? नहीं, वहां पहुंचने का, यहां से मैं मुंबई सिटी गया और मुंबई सिटी में जाने का मेरा किराया लगा 7,000 रुपए, और वहां जाकर के पहले ही क्वेश्चन के अंदर मैं आउट हो गया, 1 भी रुपया नहीं जीता। बताओ जी, क्या ये मेरे लॉसेस नहीं है सर। तो बताओ इसके साथ में क्या अंदर से फीलिंग क्या आ रही है, क्या होना चाहिए इसके साथ? सर ये अदर सोर्सेज से ही होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ही। गुरुजी सुन लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ाया था मैंने। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर मैंने बोला था कैजुअल इनकम जो होती है ना, उसके तो एक्सपेंडिचर ही अलाउड नहीं होते, तो लॉसेस किससे एडजस्ट होंगे? अच्छा जरा ध्यान से सुनो। मैंने बोला मैं यहां से मुंबई सिटी तक गया,
और मुंबई सिटी तक जाने के 7,000 रुपए खर्च हुए और मैंने कुछ कमाया नहीं, गवा करके आ गया। ये क्या है? ये मेरे एक्सपेंसेस है सर। सबसे पहले तो वहां पे हमने इसको क्या बोल दिया था? हमने बोला था कि कैजुअल इनकम अगर इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल होती है 30% टैक्स लगेगा, और अगर ये कैजुअल इनकम की जगह पे इनकम कुछ नहीं होती, एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस की वजह से ही तो लॉस होते हैं ना, तो एक्सपेंसेस एडजस्ट नहीं हो सकते। जब एक्सपेंसेस ही एडजस्ट नहीं हो सकते तो सर फिर मेरे लॉसेस एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल की तो बात ही नहीं, और कैरी फॉरवर्ड तो सोचना ही है। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज समझ में आई मेरी बात? यस सर, आ गई। Yes, sir. दूसरी चीज, एक और बात सुन लो। एक इनकम है एग्जम्प्टेड इनकम, एग्जम्प्टेड सेक्शन 10 के अंदर आती है वो एग्जम्प्टेड इनकम। क्या वो एग्जम्प्टेड इनकम की इनकम होने की बजाय अगर लॉसेस हो जाते हैं तो क्या मैं उसको किसी भी हेड से या अपने ही किसी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूं? आंसर इज नो। No, sir. क्योंकि जब वो इनकम एग्जम्प्ट थी, अरे भैया जब सोच करके देखो, अपने मन से पूछो ना, जब वो इनकम पॉजिटिव आ रही थी तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं ले रहे थे। तो आज जब वो इनकम नहीं हुई, लॉसेस हो गए, तो हम आपको टैक्स में बेनिफिट क्यों दें? ये टैक्स का बेनिफिट ही तो है जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरे इनकम को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसकी इनकम का टैक्स रिड्यूस कर देता है, तो ये बेनिफिट ही तो है। तो दो चीजें हमने सीखी सर। दो चीजें हमने क्या सीखी कि सर एक तो हमारे पास में कोई कैजुअल इनकम अगर है वो, और कोई हमारे पास में एग्जम्प्टेड इनकम है वो, उसके ऊपर ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। इस चीज को लिख लो जरा। रूल्स ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड of losses shall not be applied on number 1, casual losses which may or may not arise, और दूसरा losses from sources already exempt to income tax। मेरा मन कह रहा है एक और चीज लिख लें यहां पे, डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 BBDA पढ़ा था ना हमने डिविडेंड के अंदर। यस सर। ठीक है Yes, जी, sir. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। ठीक है सर, ये हमारे पास में एक पूरा का पूरा जो है बहुत बढ़िया सा हम लोगों ने चैप्टर को अपने एक स्टाइल में निपटा दिया। अब अगर आपने इसको नोट किया है अच्छे तरीके से अगर इसको नोट किया है तो आपको जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात सुनो, सोचो, मैं तुम्हें ये बोलूं, मैं बोलूं कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हैं। प्लीज मेरी बात का जवाब देना, और जरूरी नहीं है सही जवाब दो, लेकिन मैं चाहता हूं सारे गूंगे बोले। ठीक है, मतलब समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये है, मेरी ना हाउस प्रॉपर्टी के कोई लॉसेस हैं और मेरी ना एक इनकम है। कौन सी इनकम है? ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की इनकम है। क्या मेरे लॉसेस एडजस्ट हो सकते हैं ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की इनकम से? जवाब दो। यस सर, हो सकते हैं। Yes, sir. हाँ, हो सकते इसका हैं सर। सही जवाब पता क्या होना चाहिए सर? हो सकते 2 हैं, लाख तक। लेकिन 2 मैक्सिमम लाख। 2 लाख रुपए तक, है ना पूरा Yes. जवाब? Yes. हाँ ठीक है सर। अच्छा, अगर मेरी पास में मेरे कोई कैजुअल, चलो वो तो बात अभी मैंने सिंपली बोल ही दिया। अगर मेरे पास में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है,
तो क्या वो एडजस्ट हो सकता है मेरी सैलरी इनकम के अगेंस्ट? नो सर। नो सर। नहीं नहीं सर, सर, नहीं नहीं हो सकता। सर मेरी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या मेरी सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? यस सर, हाउस हो प्रॉपर्टी। सकता है सर, हाँ 2 सर, लाख। हो सकता है, हो सकता है। सर क्या मेरा बिजनेस, जो कि मेरा बिजनेस है सेक्शन 35 AD का, उसका लॉस मेरी सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? नो नो सर। सर। सर सेक्शन 35 AD की क्या बात कर रहे हो? पूरा का पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशन ही सैलरी की तरफ शक्ल ना कर ले, उधर की तरफ मुंह भी ना कर ले, क्योंकि बिजनेस और सैलरी के साथ में ऐसे आंकड़ा है दोनों का। ठीक है जी, 180 का क्या कहते हैं उसको, 36 का आंकड़ा। हाँ 36 Yes, का आंकड़ा। sir. 36 का आंकड़ा क्या होता है, मेरे को, मैंने आज गौर किया, 180 का लेवल होता है ना सामने, आमने सामने, तो ये 36 क्या होता है, 360 का, मतलब पूरा राउंड घूम करके वापस मेरी में ही आ रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आया। अच्छा छोड़ो, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर हमारे पास में बस यही चीजें हैं, और तुम्हारे क्वेश्चन जो असाइनमेंट दिया हुआ है ना, उसके अंदर तुम क्वेश्चन देखोगे ना, आंसर साथ में दिए हुए हैं, तुम्हें अपने आप में समझ में आएंगे। एक बार ही ट्राई करना, नहीं समझ में आया मेरे से पूछना। ये रूल सबने लिखे थे साथ के साथ मेरे? यस सर, यस लिखिए। सर, लिखिए। Yes, ठीक sir. है, इन केस नहीं भी लिखे होंगे, और अनुज यहां से शायद एब्सेंट है आज, तो मैं इसकी PDF सेंड भी कर दूंगा एक बार। ठीक है जी, ओके सर। ठीक है बच्चों। अब आज है हमारे पास में सैटरडे, कल हमारी संडे को दोबारा से क्लास है, हमें याद है ना? यस तो सर, कल सुबह। मिलते हैं बेटा, मैं आपको ना टाइम मैसेज कर दूंगा। ओके सर। ओके सर। बाय Okay, बेटा। sir. थैंक यू सर सर। मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा, एक सेकेंड।